आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 जो आधारित है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पे। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी अगर भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं 24 एक भाज्य संख्या है तो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 24 खुद तो एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसके जो गुणनफल के रूप में लिखा गया है ये सारी संख्याएं कैसी है? अभाज्य है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब इसी पर आधारित है हमारी प्रश्नावली 1.2। अब प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें कुछ संख्याएं दे रखी है, इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका पहला प्रश्न है, इसका पहला भाग 140। अब 140 को अगर 2 से विभाजित करते हैं तो ये होता है 70 बार। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 35 बार। फिर इसको 5 से कर देंगे तो हो जाएगा 7 बार, और 7 से कर देंगे तो हो जाएगा 1 बार। तो 140 के जब गुणनखंड किए गए तो आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार हमें इसके बाकी के भाग भी हल करने हैं। अब हम अगर इसके प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि मसप और लसप ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। अब हम इसका पहला भाग हल करते हैं, जिसमें दे रखा है 26 व 91। तो 26 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग जाएगा 13 बार और 13 का भाग जाएगा 1 बार। इसी प्रकार जब 91 के गुणनखंड करते हैं तो 7 से भाग जाएगा 13 बार और 13 से जाएगा 1 बार। तो जब 26 के गुणनखंड किए गए तो आया 2 गुणा 13, और जब 91 के किए गए तो आया 7 गुणा 13। अब इन दोनों के गुणनखंडों के अंदर जो ये कॉमन आ रहा है 13, वही इसका HCF है। अब LCM के अंदर कोई भी संख्या शेष नहीं रहेगी, जो कॉमन है वो 13 तो आएगा ही, साथ में जो 2 और 7 बचे हुए हैं गुणनखंड के अंदर वो भी आ जाएंगे। तो 13 गुणा 2 गुणा 7, तो 13 दूनी 26 और 26 इंटू 7 182। ये इन संख्याओं के HCF और LCM आ चुके हैं। अब हमें इसकी आगे जांच करनी है। तो इसकी जांच करने के लिए सूत्र हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? HCF गुणा LCM के बराबर। तो जांच कर लेते हैं। तो जांच का सूत्र क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुणा LCM के बराबर होना चाहिए। अब दो संख्याएं कौन सी है? 26 व 91। तो इनका गुणनफल बराबर HCF कितना? 13 और LCM कितना? 182। जब इनको हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें 2366 प्राप्त होता है। 2366। ये 26 और 91 का गुणा भी है, और 13 को जब 182 से गुणा करेंगे तो अभी 2366 ही प्राप्त होगा। यानी कि इसका बायां भाग इसके दाएं भाग के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो इस प्रकार ये हमारी जांच हो गई कि हमने जिन संख्याओं के HCF और LCM निकाले हैं वो सही है। अब हम इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 हल कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 के अंदर लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। हमें सिर्फ इस बार HCF और LCM ही ज्ञात करने हैं, जांच नहीं करनी है। तो प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग, इसके अंदर हमें दे रखा है 12, 15 व 21। जब 12 के गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 बार, और जब 3 का भाग दे देंगे तो 1 बार। जब 15 के गुणनखंड करते हैं तो 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। जब 21 के गुणनखंड किए जाएंगे
तो 3 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार जाएगा। इस प्रकार इन तीनों संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो 12 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 5। और 21 के गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 7। अब बात करते हैं इनके HCF और LCM की। अब इनके अंदर, तीनों के अंदर ही 3 जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और ये जो उभयनिष्ठ होते हैं वही इसका HCF है। तो HCF तो हो गया 3। अब बात करते हैं इसके LCM की। तो जो ये कॉमन आ रहा है 3 वो तो आएगा ही, साथ में ये जो 2, 2, 5 और 7 है इनको भी हमें लिखना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इन सबको जब आपस में गुणा किया जाएगा तब हमें 420 प्राप्त होता है। यानी कि इन संख्याओं का HCF तो है 3 और LCM है 420। हम इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 में क्या लिखा गया है कि HCF है 306 और 657 का 9। दो संख्याएं दे रखी है, उन दोनों संख्याओं का HCF है कितना? 9। और इन दोनों का LCM हमें ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है। तो जब HCF और LCM और दो संख्याएं हैं, उनमें से कोई भी 3 चीज़ें हमें दे रखी है और चौथी चीज़ ज्ञात करनी है, तो जो सूत्र हमने जांच में काम में लिया था प्रश्न संख्या 2 में कि दो संख्याओं गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM के बराबर होता है, उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सूत्र क्या है कि HCF और LCM का गुणा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर। अब HCF दे रखा है हमें 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। अब दो संख्याएं कौन सी है? दो संख्याएं हैं 306 और 657। तो यहाँ पे आ जाएगी 306 गुणा 657। अब ये 9 जो गुणे में है पक्षांतरण से भाग में चला जाएगा। तो 306 गुणा 657 और भाग में चला जाएगा 9। अब इसमें क्या करते हैं? 9 का भाग देते हैं। तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 34 बार कट जाएगा। अब जब 34 को 657 से गुणा करेंगे तो आएगा 22,338। ये इन संख्याओं का LCM है। अब हम इसका प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। और प्रश्न संख्या 5 में लिखा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। 6 की घात n, हमें ध्यान रखना है n यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है, यानी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अब जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 और इसकी घात n हो जाएगा। अब इससे कैसे पता चलेगा कि ये अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है? इसको जानने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि जो संख्याएं अंक शून्य पर समाप्त होती है और इस संख्या में क्या भिन्नता है। तो 10 के जब गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 गुणा 5। 20 के जब गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 गुणा 2 गुणा 5। जब 30 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। यानी कि जो संख्याएं अंक शून्य पर समाप्त होती है उनके गुणनखंड के अंदर 2 और 5 आवश्यक रूप से आते हैं। लेकिन जब हमने इसके 6 की घात n के गुणनखंड किए तो यहाँ पर 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है। तो इस वजह से ये अंक शून्य पर तो समाप्त नहीं हो सकती। तो इसको सिर्फ भाषा के रूप में लिखा जाएगा कि जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो इसके गुणनखंड के अंदर हमें 5 नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। और इसका कारण क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये आप उदाहरण दे सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 6 हल कर लेते हैं। और प्रश्न संख्या 6 में लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब ये भाज्य संख्या है पर इनका कारण बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमने पढ़ा था कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड तो हो ही हो। तो इसमें पहला दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अगर इनको कॉमन लिया जाए तो आएगा 13। यहाँ बच जाएगा 7 × 11 और प्लस यहाँ बच जाएगा 1। अब ये जो भी संख्या बनेगी
उस संख्या के गुणनखंड एक और वो स्वयं संख्या तो होगी ही होगी, इसके अलावा जो ये कॉमन आ रहा है 13, ये भी इसका एक गुणनखंड है। और जब दो वो गुणनखंड हो गए, 13 एक और गुणनखंड हो गया, तो कुल मिला के 3 गुणनखंड हो गए। तो अतः ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि दी गई संख्या का एक व स्वयं के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड 13 है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्योंकि 3 गुणनखंड हो गए ना, तो भाज्य संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार जो इसका दूसरा भाग है उसके अंदर 5 कॉमन आ जाएगा, और 5 कॉमन आने के बाद 5 जो है इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। तो हो जाएगा उत्तर कि दी गई संख्या का एक व स्वयं के अतिरिक्त एक अन्य उपनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार वो प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 7 हल कर लेते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 में क्या दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर हमें LCM ज्ञात करना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के और उदाहरण हो सकते हैं कि मान लेते हैं कि 3 ट्रैफिक लाइट्स है जो अलग अलग अंतराल से जलती है, एक 10 सेकंड बाद, दूसरी 15 सेकंड बाद, तीसरी 20 सेकंड बाद। तो उस अंतराल में भी अगर ये पूछ लिया जाए कि पुनः कितने समय बाद एक साथ जलेगी, तो इस प्रकार के प्रश्नों में सिर्फ क्या निकालना होता है, LCM। तो हमारे पास 12 मिनट और 18 मिनट है, इनका हम निकाल लेते हैं क्या, LCM। 12 और 18, 2 से भाग देंगे 6 बार चला जाएगा, 2 से फिर देंगे 3 बार और 3 का चला जाएगा 1 बार। 18 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 9 बार चला जाएगा, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार चला जाएगा। तो जब 12 के गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 3, और जब 18 गुणनखंड किए तो 2 गुणा 3 गुणा 3। तो जब हम इसका LCM लेते हैं तो 2 और 3 जो कॉमन है वो तो आ ही जाएंगे, और बाकी जो ये 2 और 3 बचे हैं ये भी और आ जाएंगे। 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 6 चंग 36 हो जाएंगे, तो 36 मिनट। अतः 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।